ओके, तो हम लोग मेटलर्जी चैप्टर फिर थोड़ा रिवाइज करते हैं। सॉरी, नॉट मेटलर्जी, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, वन सेकेंड, जस्ट वेट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, हमारे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के बारे में। आप लोग को जो हमने पीडीएफ दिया था वो थोड़ा बहुत पढ़ा आप लोगों ने? बोलो वालेकुम। मयंक, पढ़ा आपने? बताओ। यस सर। अच्छा, ओके। तो ये जो हमारा चैप्टर है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें कुछ कुछ चीज़ें देखी थी, नेस्ट इक्वेशन वगैरह देखा था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने सेल्स का आइडिया लिया था। अभी इसमें कुछ कुछ जो स्पेशल टॉपिक्स है वो हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहता है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम लोग के पास जैसे कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कटायंस है या फिर एक से ज़्यादा अनायंस है। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि वो जो सारे आयंस है वो साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज नहीं होते हमारे इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है, तो उसका एक प्रेफरेंस होता है, कुछ पार्टिकुलर कटायंस पहले डिस्चार्ज होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, या फिर कुछ पार्टिकुलर अनायंस पहले से डिस्चार्ज होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल्स कुछ कुछ लेते हैं इसका। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, से हमने क्या देखा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, NaCl हमारा टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, सॉरी Na प्लस और Cl माइनस में, और दूसरा हमारा H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कंपटीशन है। ठीक है, क्योंकि कैथोड पे, एट कैथोड हमारे पास दो तरह के कटायंस हैं जो रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, एक है हमारा Na प्लस, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाए, Na बन जाए, या फिर दूसरा है हमारा H प्लस, जो दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाए, H2 बना ले। ठीक है, सिमिलरली एनोड पे भी हमारे पास क्या है, दो तरह के कंपटीशन है। एनोड पे क्या हो सकता है, या तो Cl माइनस, सॉरी Cl माइनस Cl में कन्वर्ट हो जाए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, या फिर वाटर के साथ इसका चक्कर हो। ठीक है, 2OH माइनस, वाटर इस तरीके से क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, इज गिविंग H2O प्लस R O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमारे पास क्या आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि इन दोनों कटायन में, Na प्लस और H प्लस में क्या होता है, H प्लस हमारा डोमिनेंट हो जाता है, H प्लस की प्रेफरेंस हायर होती है। ठीक है, H प्लस इज मोर प्रेफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, ना कि Na प्लस। ठीक है, एनोड पे इसका उल्टा होता है, एनोड पे हमारा प्रेफरेंस किसका ज़्यादा होता है, Cl माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे Cl2 गैस आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे Cl लिखा है हमने, एक्चुअली ये हाफ Cl2 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एनोड पे आपको Cl2 गैस मिलता है। ठीक है, दिस इज ओनली योर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है,
लेट अस से एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज aqueous solution of aqueous solution of CuSO4, ठीक है, CuSO4। अच्छा, इसका इफेक्ट हमारे इलेक्ट्रोड्स पे भी पड़ता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इलेक्ट्रोड्स यू आर यूजिंग, अलग अलग मेटल जो है हमारे डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। aqueous solution of CuSO4 using platinum electrode, ठीक है, प्लेटिनम का अगर आपने इलेक्ट्रोड लिया है और CuSO4 का आप करा रहे हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो तरह का कॉन्ट्रडिक्शन होगा। सबसे पहले तो CuSO4 टूटेगा, Cu+2 और SO4 2 माइनस में, ठीक है, और अगेन H2O है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, तो यहाँ पे क्या होगा H+ और OH माइनस, ठीक है। फिर से वही प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पे दो कटायंस है जो आपस में कॉम्पीट करेंगे और यहाँ पे दो अनायंस है जो आपस में कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे कैथोड जो हमारा डोमिनेंट रिएक्शन होता है वो ये होता है, ठीक है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, ठीक है, और एट एनोड क्या सर होता आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। है, अभी क्लियर आ रहा है? मतलब सर मिडिल में ब्रेक हो रहा है, फिर ठीक आ रहा है। ओके, यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ा लूज है, पता नहीं क्यों आजकल। मैं कंप्लेन किया है, वो देख रहा है वाईफाई वाला, ठीक है। इज इट क्लियर? तो कैथोड पे हमारा ये वाला पार्ट डोमिनेट होगा, एनोड पे हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट डोमिनेट होगा, ठीक है। अब सेम सॉल्यूशन अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स के साथ करते हैं, ठीक है, aqueous solution of CuSO4 using copper electrodes। यहाँ पे इलेक्ट्रोड आपने किसका लिया, कॉपर का ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता है, ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, कॉपर रिड्यूस होता है, सॉरी, एनोड पे कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस के समय क्या होता है, कॉपर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैथोड टू, सॉरी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कॉपर बन रहा है वो कहाँ से ये ट्रांसफर हो जाता है हमारा कैथोड के थ्रू कैथोड तक ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इस तरह से, तो प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोड्स, प्रेफरेंशियल, हेलो मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आपका आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यहाँ पे बस शो हो रहा है कि श्रेया इज स्पीकिंग समथिंग, लेकिन मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग चैट में रिप्लाई करो, ठीक है। लैगिंग, ओके, सो 1 सेकेंड। हेलो, अभी सबको दिख रहा है? ओके,
तो हम लोग फिर अगला टॉपिक लेते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होता है दैट इज वेट ऑफ द डिपॉजिटेड मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द। अच्छा, ये मेरा आवाज आपको इको कर रहा है क्या? ओके, तो क्या करें? अच्छा, अभी भी बैंडविड्थ मेरा कम दिखा रहा है क्या, अनस्टेबल दिखा रहा है? यस सर। हाँ चलो ठीक है, ओके। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W मतलब जो हमारा मास ऑफ डिपॉजिटेड सैंपल है, मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या होता है? Q इज द चार्ज दैट इज फ्लोइंग, चार्ज। अच्छा अच्छा ठीक है ना, ओके ओके। तो हमारा जो चार्ज है, ये जो चार्ज उससे फ्लो करेगा, ठीक है। Q is the amount of charge, amount of charge that is passed, ठीक है। दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। और फिर आप लोग फिजिक्स से ऐसा समझ सकते हैं, फिजिक्स से करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पासिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये रिलेशन आ जाएगा, चार्ज पासिंग पास इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है हमारा, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं दैट W जो वेट है हमारा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, ठीक है। और फिर जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं अपन, तो ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है Z, ठीक है। अब ये Z क्या होता है? Z को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है हमारा Z। तो Z को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। Z को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब 1 एम्पियर करंट को हम 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, तो जो वेट डिपॉजिट होगा दैट इज आवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कांस्टेंट, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो वाल्को, ये चीज क्लियर है? हेलो, सर आपका आवाज इसे यस सर। क्या मेरा आवाज फिर से गड़बड़ाने लगा? हेलो, Sir, your voice is breaking. अरे यार फिर से ब्रेक करने लगा। कैसे करें फिर क्लास? अच्छा एक बात बताओ, किनको किनको आवाज क्लियर आ रहा है? अर्नब ने बोला अर्नब को क्लियर नहीं आ रहा, बाकी सबको क्लियर आ रहा है? कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से फिर हम लोग को थोड़ा इस पे जेड ये क्या होता है हमारा, ये हम लोग को फिर फैराडेज सेकंड लॉ से पता चलता है, ठीक है। तो हमारा जो फैराडेज सेकंड लॉ होता है, दिस इज अ फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो हमारा इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, okay, the masses of substances deposited, the masses of different substances deposited at the respective electrodes
will be in the ratio of their equivalent masses. ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम लोग पास कर रहे हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, ठीक है, तो जो मास ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो डिपॉजिट होंगे, ठीक है, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम में हमने 3 सीरीज में एक सॉल्यूशन डाला, ठीक है। तो चूंकि ये तीनों सर्किट हमारा क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में हम लोग का क्या होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम। और अगर सेम टाइम के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि द चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू देम, तो आई हम लोग का सेम है बिकॉज इट इज सीरीज, और सेम टाइम के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा जो चार्ज फ्लो होगा तीनों से वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, या फिर वहाँ पे जो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ H2 जो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। फिर इस सॉल्यूशन में क्या होगा, मास ऑफ कॉपर दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड, और इस सॉल्यूशन में क्या होगा, मास ऑफ सिल्वर दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड, ठीक है। तो उनका मासेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मासेस, ठीक है। ये चीज समझ में आया सबको? हेलो, ठीक है, तो इसको फिर हम हटा रहे हैं। यहाँ पे हम जो रिलेशन है वो रिलेशन ऐसे देख सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो डिपॉजिट होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिटेड, ठीक है, अपॉन मास ऑफ कॉपर दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड, ठीक है, दैट विल बी in the ratio of their equivalent masses. So that will be equal to equivalent mass of hydrogen upon equivalent mass of copper, ठीक है, like this. तो यहाँ पे जो हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ आया था हमारे पास, उससे हम लोग क्या बोल सकते थे कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। फैराडेज सेकंड लॉ से हम लोग के पास क्या आया, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तो एक इक्वेशन में हमारे पास आएगा वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास इनटू चार्ज, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। सिंपली हम फैराडेज लॉज को एक लाइन में सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स, जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है। मतलब लेटेस्ट से आपने एक फैराडे चार्ज पास किया, फैराडे चार्ज का यूनिट है सबको पता है, व्हाट इज 1 फैराडे, 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500 कूलम्ब्स, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज द कंक्लूजन ऑफ योर फैराडेज लॉ, जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है, जितने फैराडे उतने इक्विवेलेंट्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है,
लेटेस्ट से आपने क्या किया, 2 फराडे चार्ज आपने पास किया, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। जो वहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। जो वहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करके जो वेट आपका जो आएगा, दैट यू कैन ऑब्टेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप लोग का बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तो ये था हमारा फैराडेज लॉ, ठीक है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसको क्लियर करते हैं। नोट हो जाए तो चैट में आप लोग लिख देना, ठीक है। सब लोग चैट पे थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि साउंड आपका आ नहीं रहा है। नोट कर लिया इसको, चैट में रिप्लाई करो सब लोग। ओके, तो फिर हम इसको क्लियर कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन है आपके पास, इसको ट्राई करो जल्दी से सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 2 5 11 ठीक है, जल्दी से इसको ट्राई करो। जब आपका हो जाए तो चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, 11 कंप्लीटेड, 23 कंप्लीटेड, ठीक है। तो जल्दी से इसको ट्राई करें। म्यूट। हेलो, बोलिए। हेलो, इसे कोई कुछ बोल रहे थे? सब लोग चैट में रिप्लाई करके बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आया। हेलो, क्या हो गया सबको? सेकेंड पार्ट के एक आंसर आएगा 3 फैराडे, ठीक है। और सेकेंड पार्ट का आएगा 5 फैराडे, ठीक है। चार्ज के टर्म्स में क्या आ जाएगा, 9 इंटू 3 इंटू 96500 पर कूलम, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 96500। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। अच्छा, किसी को डाउट है, एक्सप्लेन करें। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 सबका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स 208 लीटर। और बताइए बाकी लोगों का। 210 लीटर। ओके, करेक्ट है। ठीक है, तो जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट। 100 इंटू क्या होगा 5, तो इतना हमारा चार्ज हो गया। अब चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी 5 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, सेकंड में होगा। अपॉन 96500, ये हमारा फराडे हो गया। जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट, तो इतने इक्विवेलेंट क्लोरीन के, तो इतने इक्विवेलेंट्स इनटू इसका जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है, अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आया सबका आंसर? जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ये सिंबल है, लाइन सिंबल, ये एक्चुअली इंडियन लैंग्वेज का एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी जल्दी। ये क्रिश्चियन लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट। एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 इलेक्ट्रोलिसिस का है ही नहीं, ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। तो इसके बीच में कुछ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ING SRC इक्वल टू, इसका मतलब है कि इवेंट का सोर्स क्या है, ये इन्वायरमेंट, तो ये एड्रेस हमने लिखा। तो जब इसका मतलब है कि इस एड्रेस पे जो भी इवेंट है वो हमने यहाँ पे 380/261 इसके बहुत सारे नहीं। पैरामीटर्स होंगे, विड्थ हम स्पेसिफाई करेंगे, हाइट हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, और भी ध्यान से करिए थोड़ा। कर सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस यूज करके हम वेबसाइट में वो इमेज का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, वो इमेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं उसके लिए। टू नहीं, ठीक है, तो टू भी नहीं होगा। इस टारगेटेड टू प्रोफाइल और डायरेक्टरी इन लोकेशन टू द प्रेजेंट फाइल और डायरेक्टरी। और बाकी लोग तो ऊपर हमने एब्सोल्यूट यूआरएल देखा। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है कि जो पर्टिकुलर फाइल को भी डायरेक्ट होता है, ठीक है, जैसे ये था handle.js फाइल का एड्रेस। यहाँ पे क्या है, रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव क्या है, इस टारगेटेड टू प्रोफाइल और डायरेक्टरी इन रिलेशन टू द प्रेजेंट फाइल और डायरेक्टरी, मतलब ये डायरेक्टरी का भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर इस यूआरएल में से ये hardware.js ये अगर हम डिलीट कर दें तो जो बचा हुआ यूआरएल है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव यूआरएल। मतलब वो यूआरएल किसका है, इमेजेस फोल्डर का एड्रेस है, ठीक है, तो ये रिलेटिव यूआरएल हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, if the website has several sections and the files and web pages for each section have been segregated into different directories, तो वेबसाइट में बहुत सारे करेक्ट। अर्नब का करेक्ट आंसर है, ऋचा का भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोग मयंक आप ट्राई करिए। मतलब ये जो डाटा है वो हम सबसे बेसिक ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है, फोल्डर। मतलब इमेजेस का एक सेपरेट फोल्डर होगा, ठीक है, और एचटीएमएल जो फाइल है उसका एक सेपरेट फोल्डर होगा, साउंड्स भी होंगे, मतलब म्यूजिक फाइल्स का उसका एक सेपरेट फोल्डर होगा, इस तरह। ओके चलो इसको फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो रहा है, देखो SnCl2 हमारा, SnCl2 के पास दो ऑप्शन है, या तो ये SnCl4 में ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर SnCl2 हमारा क्या हो जाए, Sn में रिड्यूस हो जाए, ठीक है। दोनों ही केस में इसका n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। +2 से +4 में जा रहा है, और ये +2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में इसका n फैक्टर 2 होगा। ओके, तो अब इसका रिएक्शन आप बैलेंस रिएक्शन इस तरह से देख सकते हैं, 2 SnCl2 विल गिव SnCl4 प्लस Sn, ठीक है। अब इन सब का आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए। तो टिन का क्या होगा, टिन का मास होता है एटॉमिक मास 109 ग्राम, ठीक है। SnCl4 का क्या होगा, 109 प्लस 71 प्लस 71, तो ये 261 ग्राम है, ठीक है। और SnCl2 का आ जाता है 190 प्लस 71 दैट इज 190 ग्राम, ठीक है। और इसके दो मोल्स है तो 380 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से आपको फिर यूनिटरी मेथड लगाना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 100.119 ग्राम हमारे पास क्या है, Sn है, ठीक है। तो 0.119 ग्राम अगर हमारे पास Sn आया है, इसका मतलब SnCl4, या फिर उसको छोड़ो,
SnCl2 हमारा कितना यूज हुआ होगा, 2 इंटू 190 अपॉन 119 इंटू 0.119, ठीक है। मतलब SnCl2 जो हमारा इसमें कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, वो कितना वेट है हमारा उसका, दिस अपॉन 1000, दिस इज 0.38 ग्राम, ठीक है। तो 0.38 ग्राम हमारा जो है SnCl2 वो कन्वर्ट हुआ है Sn में, ठीक है। और टोटल हमने कितना डाला था, 19 ग्राम, ठीक है। 19 ग्राम SnCl2 डाला था, उसमें 0.38 ग्राम हमारा SnCl2 Sn में रिड्यूस हुआ। तो बाकी किसमें रिड्यूस हुआ होगा, बाकी ऑक्सीडाइज हुआ होगा हमारे SnCl4 में, ठीक है। तो रिमेनिंग SnCl2 हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज 19 माइनस 0.38, ठीक है। 18.62 ग्राम हमारे पास क्या होगा, SnCl2 बचा होगा। तो डायरेक्ट आप रेशियो बोल सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है रेशियो जो होगा किसका, SnCl2 और SnCl4 का। तो SnCl2 कितना हो जाएगा 18.62 और SnCl4 हमारे पास कितना हो गया, अच्छा SnCl4 आपको फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फिर यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 380 ग्राम से हमारे पास इतना बन रहा है, ठीक है। तो इतने ग्राम से कितना बनेगा, ठीक है, 18.62 ग्राम से, तो 261 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 380 इंटू कितना वेट है इसका, वेट कितना है 0.38 तो फिर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। Is it clear to everyone? Okay, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करिए एक बार। 23 भी एक्चुअली बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ फराडे वराडे लगाना नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन। और एक इलेक्ट्रॉन प्रोटोकॉल होता है, जैसे HTTP एक प्रोटोकॉल है और इसके नीचे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क। इसको हम क्लियर कर रहे हैं स्क्रीन को। सेवरल लेवल्स इन टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23। ये नेटवर्क मतलब ये मोर अलग सब्जेक्ट है और इसमें मोर डेप्थ है। ठीक है, तो ये अलग-अलग लेयर्स क्या होते हैं, जैसे तो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अलग-अलग लेयर का होता है, ठीक है। हम जो देखते हैं 23 देखें हम लोग या आप लोग ट्राई करेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी का आंसर है 23 का, पहुंचने में अलग-अलग लेयर से वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जैसे हम जो टाइप करते हैं उसका टेक्स्ट बनेगा, टेक्स्ट फाइल होगा, उस फाइल का किसी का कुछ आंसर आया तो चैट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो वो क्या होगा, वो इंटरनेट या वाईफाई के थ्रू इंटरनेट में ट्रैवल करेगा। लेकिन ये कैसे ट्रैवल करेगा, जैसे हम सपोज वाईफाई राउटर यूज कर रहे हैं, तो ये डाटा पहले मोबाइल देखो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत सिंपल है एक्चुअली। यहाँ पे हमारे पास उससे वो दूसरे राउटर में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, कुछ करंट पास किया, कितना करंट पास किया 140 एम्पियर इतने टाइम के लिए, तो यहाँ से फराडेज आ गए। मास ऑफ एनोड इज डिक्रीज बाय दिस, मास ऑफ एनोड हमारा इतने से कम हुआ और कैथोड का मास इतने से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मास क्या है, सेम नहीं है, मतलब इसमें कुछ क्या था हमारा, इस चीज में इम्प्योरिटी थी, ठीक है। इम्प्योरिटी थी इसलिए ये क्या हुआ, जितना इधर से चला उतना यहाँ तक पहुंचा नहीं, ठीक है। इतना जिधर कायदे से जितना इधर डिक्रीज होना चाहिए उतना ही इधर इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर से डिक्रीज ज्यादा हो रहा है, इधर इंक्रीज कम हो रहा है, मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो मास ऑफ इम्प्योरिटी हम लोग निकाल सकते हैं, मास ऑफ जिससे कम्युनिकेशन इम्प्योरिटी, मास ऑफ इम्प्योरिटी हमारी क्या हो गई 22.26 माइनस 22.011 कम्युनिकेट करने के लिए इस मच तो ग्राम, दोनों समझ हैं। ठीक है। इसी तरह अगर दो डिवाइसेस हैं तो ये आ गया हमारे पास 0.249 ग्राम, प्रोटोकॉल ठीक है। ठीक है। अब
हम लोग फिर फराडे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जितने फराडे उतने इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो फराडे कितने इधर, फराडे हमारे पास जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज 140 into 482.5, ठीक है। दिस इज द चार्ज इन कूलम अपॉन 96500, दिस इज द नंबर ऑफ फराडे। अब इतने फराडे हैं तो इतने ही इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है। इतने फराडे उतने इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे ये हो गए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, ठीक है। असल में जो इम्प्योरिटी है वो सब उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो कॉपर है वही इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर हमारा आ गया 140 482.5 अपॉन 96500, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.35, सॉरी 0.7 के इक्वल, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। कॉपर के लिए यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा, तो कॉपर हमारा Cu+2 से जा रहा है Cu, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ से आपका फिर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.35, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर आ गया 0.35, तो उसका वेट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ कॉपर हमारा कितना हो जाएगा 0.35 इंटू कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट है 63.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फिर कितनी आती है, protocol is a set of rules that governs the communication between computers. They exist at several levels in communication. Other levels exist directly. The most popular protocol for इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करिए 0.35 into 63.5। किसी के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करिए जल्दी। 22 अप्रॉक्स, कितना अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स 22। 22 नहीं, अप्रॉक्स से नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो एग्जैक्ट हम लोग को लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू भी 22 ही है और इससे कुछ हल्का सा चेंज आएगा। तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, वेट ऑफ कॉपर इसकी जो वैल्यूज आई, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं 22.6 से 22.25 22.25। आप टाइप करके भेजिए, आपका सामने आ रहा है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अगर हाँ इसका अगर एग्जांपल मतलब आपको समझ में आए तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि दो पर्सन से, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग स्टेट में एक दूसरे स्टेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक राजस्थान में और एक बिहार में, और एक पोस्ट मतलब कभी लेटर लिखता है लेकिन वो लेटर लिखते और पोस्ट में डालते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो पोस्ट 22.225 आता है, ऊपर वाले ग्राउंड में के पोस्ट में जाएगा, ठीक है, 225 ग्राम, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएगा ना, डायरेक्ट दूसरे पर्सन के वहां पे नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो कॉपर आया है दैट इज 22.01 ग्राम, 22.011 ग्राम, मतलब इसमें बाकी जो था वही हमारा इम्प्योरिटीज था। तो इम्प्योरिटीज का वेट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस दैट विल बी 0.215 ग्राम। यही हमारा क्या होगा, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब आयरन और जो भी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, दिस मच विल बी आवर इम्प्योरिटीज। और इसके अलावा जो बाकी है दैट इज कॉपर, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ओके, हमारे लैपटॉप पर या स्मार्टफोन पर तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। लोकल किसी राउटर से या किसी सेल टावर से होगा, ठीक है, तो वहां से वो क्या हम लोग को मोलर कंडक्टेंस के साथ कनेक्ट होगा और इस तरह
पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा दूसरे डिवाइस को, ठीक है। हम लोग फिर मोलर कंडक्टेंस के बारे में देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये सब होता है, ठीक है। उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। हम लोग को फिजिक्स तो से इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं कुछ फार्मूला पता है रेजिस्टेंस वगैरह का, उसको हम लोग थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू एल बाई ए होता है, ठीक है। दिस इज योर रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टिविटी, जो सबसे L is your length राजस्थान में जाएगा तो एक स्ट्रेट between लेवल the का plates. प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लेवल के रूल्स होंगे कि कितने दिन में जो भी लेटर से वो A डिस्कस is कर the रहे हैं, ठीक है। cross अगर sectional हुआ, तो area मेजर of करना है। तो एक स्ट्रेट लेवल का the कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। plates. लेकिन स्ट्रेट से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल आने के बाद लेकिन इस चैप्टर में हम लोग रेजिस्टेंस से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं C से, ठीक है। और C को हम लोग लिख सकते हैं, वन सेकेंड, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें जो रूल्स होंगे तो उसको वैलिडेट टीसीपी प्रोटोकॉल, एक मिनट, इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 1 बाई रो इज इक्वल टू, इसको इधर लेगा तो ये हो जाएगा 1 बाई सी, सॉरी 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ठीक है। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दिस इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग कपा से डिनोट करते हैं, दिस इज योर कंडक्टिविटी, और it is also called as specific conductance. Specific conductance, and that will be equal to 1 by r. 1 by r, 1 upon resistance. This is your conductance, ठीक है। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, this is your conductance, ठीक है। और L by A जो हमारा होता है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि एल का जो हमारा शेप है वो क्या होगा, हमारे जो हम लोग सेल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेल कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द कंडक्टेंस व्हेन लेंथ between the plates is taken to be 1 centimeter and area of plate is taken to be 1 centimeter square, ठीक है। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो प्लेट्स लिया है, ठीक है, दो प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो इनके बीच कंडक्टेंस होगा, दैट विल बी योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी टाइप का होता है, जैसे व्हाट्सएप में भी आप लोग टाइप करके भेज सकते हैं यस सर या नो सर, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो, ठीक है। ओके, तो इसको नोट करना है, नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन पैक करते हैं, टीसीपी पैक करेंगे ना, और उसके ऊपर कुछ लेबल करना है। ये सिमिलर है जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है, किसी लेटर के ऊपर हम क्या करते हैं, पैकेट में पैक करके उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं कि ये कहाँ भेजना है। तो इसी तरह हम जो भी इंफॉर्मेशन, ओके, इसको हम क्लियर करें, करना चाहते हैं तो बोलो वाल को, वो इंफॉर्मेशन के ऊपर लेबल होता है, ठीक है, कि इसको यहाँ पे भेजना है। अब ये लेबल कौन सा है, ये फिजिकल एड्रेस है कि इस टाउन में यहाँ पे भेजना है, इस तरह का ये लेबल कौन सा है, एड्रेस का, ठीक है। जैसे ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। यूआरएल, ठीक है, ये आईपी एड्रेस, कंप्यूटर डिवाइस एड्रेस हमने ऊपर देखा। तो ये एड्रेस इंटरनेट एड्रेस है, तो इस तरह का लेबल होता है, इसको इस एड्रेस पे भेजना है। तो फिर हम लोग कुछ मतलब और टर्म्स हैं यहाँ पे, इसको हम लोग को समझना है, ठीक है। एक टर्म आता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल लेम्डा से डिनोट करते हैं, इस तरह ए नहीं है ये, ठीक है। इस तरह से इसका सिंबल होता है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता क्या है, तो दिस इज द कंडक्टेंस of all ions produced by one equivalent of an electrolyte, one equivalent of an electrolyte, ठीक है। ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है सबको? Equivalent conductance is the conductance of all ions that is produced by one equivalent of an electrolyte. For example,
लेटेस्ट से आप इस तरह से एक सैंपल लिए, ठीक है। जैसे इस फिगर में ही ले लो, ये हमारा पॉजिटिव एंड है, ये हमारा निगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड से एक प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है। निगेटिव एंड से क्या है, एक दूसरा प्लेट कनेक्टेड है, ठीक है। लेटेस्ट से दोनों का एरिया सेम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया हमने, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, दैट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, जैसा इस फिगर में एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज लिया, इसके बीच जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके बीच जो सॉल्यूशन है, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से लिया, इस प्लेट्स के बीच कितना लिक्विड है हमारे पास, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इस प्लेट्स के बीच जो हमारे पास लिक्विड है वो कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होगा, जो हमारा लेमडा होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस केस में जो हमारा कंडक्टेंस है, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया आपने, 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच गैप लिया है, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस आएगा C, दिस विल बी इक्वल टू योर लेमडा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समझ में आया सबको? बोल दो या फिर चैट में रिप्लाई कर दो। तो पीसीपी क्या करता है, हमने देखा जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बोलो ऑल्को। उसको वो पैकेट्स बनाएंगे जो कि इंटरनेट में ट्रांसफर होंगे और दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर होंगे। और चलो जहाँ पे तो ये था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहाँ पे एक और चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट से इसी सिचुएशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एक मिनट, ठीक है। इस तरह से आपने 2 प्लेट्स ले लिए, ये आपको क्लियर है ना? पीसीपी जो और इस बार आपने क्या किया, इस बार आपने सॉल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। लेटेस्ट से आपने सॉल्यूशन को क्या किया, थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। तो अब यहाँ पे मतलब क्या है, डाइल्यूट कर दिया मतलब सेम अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट्स को रखने के लिए। लेटेस्ट से यहाँ पे भी आपके पास कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि डाइल्यूट कर दिया तो आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, लेटेस्ट से ये डिस्टेंस अभी भी हम लोग 1 सेंटीमीटर ही रखते हैं, दिस इज स्टिल 1 सेंटीमीटर, लेकिन लेटेस्ट से इस केस में आपने प्लेट का एरिया क्या कर दिया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है एरिया क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको क्या ज्यादा अब वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम आए। तो कंडक्टेंस इस केस में अभी भी क्या होगा, इसके मोलर कंडक्टेंस के इक्वल ही हो, सॉरी इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल ही होगा, क्योंकि अभी भी इसका क्या है, एक ही इक्विवेलेंट है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर इसका रिलेशन आप देखें कप्पा के साथ, ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस हमने अभी फॉर्मूला बताया, कंडक्टेंस और कप्पा के बीच क्या रिलेशन है, कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू A/L, ठीक है। तो इस केस में अगर कंडक्टेंस C1 है हमारा, इस केस में अगर हमारा कंडक्टेंस C2, ठीक है, C2, तो C2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू A/L, और A हमारा क्या हुआ है, 4 टाइम्स बढ़ गया, दिस विल बी, यहाँ पे हमारा C1 इक्वल था कप्पा इंटू A दैट इज 1, L भी हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टेंस किसके इक्वल है, कप्पा इंटू A हमारा कितना हो गया, 4 टाइम्स, L हमारा कितना है, 1, so this will be equal to 4 kappa. Is it clear to everyone? तो इस तरह से आप लोग एक जनरल लॉ निकाल सकते हैं या फिर रूल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, दिस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो रिलेशन होगा आपके कप्पा के साथ, दैट विल बी कप्पा इनटू कोई कांस्टेंट आप डिफाइन कर सकते हैं V, ठीक है। अब ये V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। V हमारा क्या है, जैसे इस केस में हमारा V क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो V हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू सीधे हमारा आ गया कप्पा इंटू 1, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम है हमारा, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या हो गया, लेमडा इज इक्वल टू कप्पा इंटू
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट। अब वन इक्विवेलेंट को कंटेन करने के लिए कितना वॉल्यूम आपको चाहिए, 4 into 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग चैट में हाँ हाँ कुछ बोलो। अरे यार एक तो ये कंट्रोल। ओके ओके, तो ये था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फिर हम इसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो आप लोगों को समझना है दैट इज मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? अगेन इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका भी रिलेशन बहुत सिंपल आता है। दिस इज कप्पा इनटू वी। अब यहाँ पे वी क्या है हमारा, here this v is the volume of solution containing 1 mole of solute, ठीक है। 1 mole of solute में जो भी सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में क्या हुआ था हमारा, सॉरी ए लिखा जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी। वहां पे वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, ठीक है, इन ml, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स थोड़ा आप लोग देखना, ml और सेंटीमीटर क्यूब ऐसे रहता है, ठीक है। तो अब इस v को आप लोग इसकी मोलैरिटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमारा 1 है, वॉल्यूम हमारा क्या हो गया v, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे 1000 कर लो आप लोग, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग मोलैरिटी के केस में क्या करते हैं, लीटर में लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, ml में आएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारी आ जाती है 1000 अपॉन जो भी इसकी मोलैरिटी है, ठीक है। या फिर अगर इक्विवेलेंट के केस में देखें तो v की वैल्यू हमारी आ जाती है 1000 अपॉन जो इसकी नॉर्मेलिटी है, ठीक है, ml, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सब चैट में रिप्लाई करो, यस सर, नो सर। हेलो हेलो, इज इट क्लियर, या फिर से एक्सप्लेन करें? चलो ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे देखना है एक चीज, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन अब हमारा क्या होता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लेट अस से H इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये H प्लस और A माइनस में टूटा। तो यहाँ पे हम लोग बचपन से ये सब चीज करते आ रहे हैं, Ca2 1 माइनस अल्फा,
सी अल्फा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज पता चलता है कि किसी आयन का अगर आप कंसंट्रेशन कम करते जाओ, ठीक है, कंसंट्रेशन सी की वैल्यू अगर आप कम करते जाओ तो अल्फा क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। अल्फा बढ़ जाता है सी के कम करने से। इससे क्या पता चलता है हमारे पास अब सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आई एम टॉकिंग फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डिसॉल्व जो पानी में कम टूटते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आप जितना कम करते जाओ क्या होगा, अल्फा उतना बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा उसमें आयंस हमारे सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, ठीक है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग इस कर्व में देख सकते हैं हमारे पास इधर एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को हमने क्या किया, एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन को कम करते गए हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो जितना जितना कम करते जा रहे हैं क्या हो रहा है, ये कर्व ऊपर की तरफ पीक कर रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है, सो लाइक दिस। वहीं दूसरे तरफ हमारे पास कुछ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ क्या होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मेरा मोबाइल जानते हैं 40 मिनट में नेटवर्क स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको कंसंट्रेशन उसका कुछ भी लो, जैसे KCl ले लिया, तो इसका आप कंसंट्रेशन कम लो या फिर ज्यादा, आपके पास आयंस कितने होंगे, सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसको डाइल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके लेमडा पे, ठीक है। लेमडा डज नॉट गेट अफेक्टेड। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, या फिर जो बेरियम क्लोराइड है, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम करते जाओ तो क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब यहाँ पे एक केस आता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, ठीक है। जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन दो केस से हम लोग कर सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग देखते हैं कैसे होता है, और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है। Infinite dilution means concentration is zero. This is the case of infinite dilution. ठीक है। तो कायदे से अगर इस एक्सप्रेशन में आप C की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो, तो अल्फा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हो नहीं सकता। अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, 1 तक हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग लेम्डा इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में जो हमारा लेम्डा इनफाइनाइट होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सट्रपोलेशन, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास कर्व है, लेट अस से यहाँ तक आप वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली पता है, ये वैल्यूज तक आपको एक्सपेरिमेंटली पता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रपोलेट कर सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर आपको क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे KCl का क्या होगा, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, ठीक है, दैट विल बी योर लेम्डा इनफाइनाइट फॉर KCl, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दिस इज योर लेम्डा इनफाइनाइट, लेम्डा ये लिखा जाता है, दिस इज योर लेम्डा इनफाइनाइट फॉर BaCl2, ठीक है। प्रॉब्लम तब आता है जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग इनफाइनाइटली डाइल्यूट करें तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फा अपनी मैक्सिमम पोजीशन को अटेन कर लेता है, दैट इज इक्वल टू 1, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओलरॉश लॉ, ठीक है।
पता नहीं इसका स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग वगैरह आप लोग बुक से चेक कर लेना। कोलरॉस लॉ, ठीक है। तो कोलरॉस लॉ क्या करता है कि हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे अगर हम लोग किसी कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, तो वो भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। दिस इज योर मीनिंग ऑफ कोलरॉस लॉ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी कोलेस्ट्रॉल ये इसके लॉ को और एक्सप्लेन करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको हम क्लियर करें, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, ठीक है। ये जो हमारा कोलरॉस लॉ है, जो भी है,